हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं एमपीडीएल का विषय प्रथम वर्ष का पूर्व बाल व्यवस्था परिचर्या एवं शिक्षा, जिसे कई लोग परिचर्चा भी कहते हैं। इस विषय की इकाई 2 की यूनिट 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। जी हाँ, सभी एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इस इकाई का हम लेकर आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी यूनिट 1 का हम ला चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर वो भी जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी 4 इकाइयों के ब्लूप्रिंट है। जी हाँ, इसकी अंक योजना यानी कि ब्लूप्रिंट। तो इसका जो इकाई 1 है, प्रारंभिक बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की परिभाषा, प्रकृति और महत्व, इससे 4 एमसीक्यूज आते हैं, 4 नंबर। फिर दूसरी जो इकाई है, विकास की दृष्टि से समुचित प्रारंभिक बचपन में देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम के सिद्धांत और विधियां, इससे 4 एमसीक्यूज आते हैं। और जो तीसरी इकाई है, बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की परिचर्या की योजना एवं प्रबंधन, इससे 3 एमसीक्यूज आते हैं। और अंतिम फोर्थ जो चौथी इकाई है, बच्चों की प्रगति का आंकलन, इवोल्यूशन जैसा, तो इसकी 4 यहां से एमसीक्यूज आते हैं, 4 नंबर यहां पर ही मिलते हैं। तो ये हो गया ब्लूप्रिंट, ये जान लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं भाई। बात करें तो हम अपने पूरा एमपीडीएल का एमपीडीएल का 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ संपूर्ण कोर्स लॉन्च किए। जी हाँ, संपूर्ण कोर्स हमारा अवेलेबल है। तो इसके बाद में करेंगे। कोर्स परचेस करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप है, क्या क्या मिलता है क्या नहीं, वीडियो के एंड में बताऊंगा पूरे कोर्स के बारे में। चलिए सीधा शुरू कर देते हैं। हम अपने इकाई पर आ जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर पहला देखिए, सही विकल्प में शैशव काल में नियमों एवं प्रतिबंध रहित कौन सा खेल बच्चे खेलते हैं। शैशव काल में बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं जिनमें ना कोई नियम है ना कोई प्रतिबंध है, जो मन में है जैसे चाहे वैसा करो, कौन सा वो खेल होता है। तो वो जो खेल होता है भाई, स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल कहलाता है भाई, जिसमें कोई, आप खुद देखें, जिसमें कोई नियम नहीं है, प्रतिबंध नहीं है ना, इससे रहित यानी है ही नहीं। बचपन में कौन सा खेल होता है, स्वतंत्र खेल होता है। जैसे आप देखोगे घर घर खेलना है ना, डॉक्टर खेलना, आप देखो ना बच्चे, छोटे बच्चे जो खेलते हैं, इस खेल में कोई नियम नहीं है, इस खेल में कोई आप कह सकते हो प्रतिबंध नहीं है, एकदम स्वतंत्र बच्चे खेलते हैं। तो इस तरह का खेल, आप क्रिकेट जैसे खेल खेलेंगे तो भाई उसमें तो नियम कानून होते हैं, तो बच्चे ऐसा खेल खेलते हैं शैशव काल की अवस्था में ही, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दूसरा, खेल की विशेषता क्या है भाई, खेल की खासियतें क्या होती है। पहली बात तो जान लो, खेल को आनंद लेने के लिए खेलते हैं, कोई और मकसद नहीं होता खेल का। तो खेल स्वतंत्र एवं आत्मप्रेरित होना बिल्कुल सही है। कोई जबरदस्ती आपको खिलाए तो मजा तो आता नहीं, वैसे भी है ना, खुद से खेल रहे तो मजा आता है। फिर रचनात्मक होना, बिल्कुल क्रिएटिविटी होती है, इसमें कुछ नया क्रिएट किया जाता है, रचना किया जाता है। खेलने के अतिरिक्त कोई अन्य उद्देश्य ना होना, बिल्कुल तीनों सही। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। जी हाँ, ये तीनों जो हैं ये खेल की विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये तो है एमसीक्यू 1 नंबर का, लेकिन ये आपको 3 पॉइंट पता चल गए। इसको आप अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा नंबर भी हासिल कर लोगे। यानी थ्योरी लिखने में बड़े मदद करते हैं एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ, इसलिए वस्तुनिष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ एमसीक्यू के लिहाज से नहीं, वस्तुनिष्ठ के लिहाज से नहीं, ये थ्योरी में बड़े मदद करते हैं, ध्यान रखिएगा। शतरंज किस प्रकार का खेल बताइए। पहली बात तो शतरंज जैसे आप देखो तो अब ये ऐसा खेल है जो दिमाग वाला खेल है। ठीक, ये अंदर वाला खेल मतलब इंडोर गेम है ना, आउटडोर बाहरी खेल होता है ना, बाहरी और आंतरिक खेल, घर के अंदर जिन्हें खेला जा सकता है उन्हें इंडोर गेम्स, बाहर जो खेलते हैं आउटडोर गेम्स है ना। तो ये कौन सा खेल है, शतरंज जो है बौद्धिक खेल है। कौन सा खेल है, बौद्धिक खेल। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बुद्धि से संबंधित। अगला देखिए भाई, सामाजिक गुणों और संवेगात्मक नियंत्रण में संबंध क्या है। सामाजिक गुण में और संवेग में, सामाजिक गुण और संवेग, संवेग मतलब भावना और समाज में जो गुण है ना, दोनों में अच्छा ही होना चाहिए, बुरा तो नहीं। तो ये क्या होगा, सकारात्मक। जी हाँ, सकारात्मक गुण है, समाज और भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। सही, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था में खेल का क्या उद्देश्य होता है। शैशवावस्था में खेल का उद्देश्य क्या होता है भाई, आनंद की प्राप्ति, मजा आना चाहिए, कसरत हो जाए और सुदृढ़ता प्राप्त करना है ना, स्ट्रेंथ आ जाए। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो शैशव काल में खेल की ये सारी विशेषताएं होती हैं। क्लियर, शैशव काल की बात कर रहा हूं। फिर आगे आते हैं ना बाल्यावस्था में, आगे चल के तो फिर जीतना होता है ना, मजा आता है, और भी चीजें ऐड हो जाती है, पर शैशव काल में उतना ही चीज। अब यहाँ पर डबल इंवर्टेड कॉमा यानी परिभाषा है, कथन है, किसका कथन है पूछेगा। खेल कूद का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास करना है। यह कथन किसका है, किसने कहा है ये, तो ये कहा है शिलर और स्पेंसर ने। जी हाँ, शिलर और स्पेंसर ने कहा है, ध्यान रखिएगा। शिलर और स्पेंसर ने कहा कि खेल का उद्देश्य क्या होता है, बालक का भाई शारीरिक, मानसिक और नैतिक यानी मोरल, संस्कारिक विकास भी होना चाहिए, उसका संस्कार भी अच्छे से होने चाहिए। ठीक, तो ये खेल के बारे में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, फुटबॉल कितनी टीमों के साथ खेला जाता है। फुटबॉल का जो मैच होता है कितनी टीमों का, भाई टूर्नामेंट में तो बहुत सी टीमें होती हैं, पर एक मैच जो फुटबॉल का चल रहा है उसमें कितनी टीम होती है, 2। जाहिर क्रिकेट जैसा ही पूरा है ना, एक अपोजिट है इधर। तो इस चैप्टर में खेल के बारे में कई यूनिट्स रहते हैं, कई क्वेश्चंस है इसमें, कई टॉपिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 टीमों के द्वारा खेले जाने वाला खेल है फुटबॉल। ठीक, क्लियर। चलो, अगर आपको पूछ दे दौड़
ये किसके द्वारा खेला जाता है? दौड़ में तो कई सारी टीमें हो सकती है ना, इंडिविजुअल व्यक्ति भागते हैं। रिले रेस में तो 4-4 लोग भागते हैं कई टीमों के, ठीक है। बैडमिंटन सर्वप्रथम कब खेला गया था? बैडमिंटन खेल जो है सर्वप्रथम 1873 में खेला गया था। कब खेला गया था? 1873 में। ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन खेल बहुत जरूरी है। बैडमिंटन खेल जरूरी मतलब फायदा क्या? एक तो दौड़ दौड़ के भागना पड़ता है, शरीर एकदम गतिशील हो जाता है। दूसरा वो जो शटल रहता है, जिसे शटल कॉक जिसे कहते हैं, चिड़िया आम भाषा में, हिंदी में, उस पर बहुत ध्यान लगाना होता है, बहुत ध्यान से ना रैकेट से मारना होता है, तो उसमें एक ध्यान भी बढ़िया बच्चे का बन जाता है। यानी बहुत बढ़िया खेल है शतरंज, विकास के लिए बढ़िया, ठीक है। आगे देखेंगे बैडमिंटन का, ठीक है। अब यहां फिर से एक परिभाषा, खेलकूद का उद्देश्य बालक की बुरी भावनाओं और नैसर्गिक प्रवृत्तियों का परिष्कार करना है। यानी कि बच्चे के अंदर जो बुरी भावनाएं हैं, जो नैसर्गिक परिष्कार करना, हटाना है, बुरी आदतों को दूर करना है, ये खेल का उद्देश्य होता है। ऐसा कथन, ऐसा परिभाषा किसने दिया है? स्टेनले हॉल ने दिया है। ये स्टेनले हॉल ने कहा कि भाई खेलकूद जो है उसका उद्देश्य होता है बच्चे के अंदर की बुरी भावनाएं, बच्चे के अंदर का नैसर्गिक प्रवृत्ति, इन सबको दूर करना, परिष्कृत करना, ठीक है। ये उसका उद्देश्य है। वृत्त में खेली जाने वाली कबड्डी को क्या कहते हैं? वृत्त में जो कबड्डी खेली जाती है, आमतौर पर कबड्डी तो आपको पता होगा कि बॉक्स बनाया जाता है ना, देखा होगा आपने, पर वृत्त में खेली जाती कबड्डी को बोलते हैं चक्रीय कबड्डी। चक्र में खेली जाती है, वृत्त में, वृत्त मतलब बड़ा सा गोला होता है, वाली कबड्डी खेलते हैं, ठीक है। अक्सर ये पंजाब हरियाणा साइड बड़ी फेमस है, इसे चक्रीय कबड्डी भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे विकास का रूप क्या है। भाई विकास में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है, सही बात है। अनुपात में बिल्कुल, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, जैसे थे आज वैसे नहीं है, बढ़ गए, शरीर बढ़ गया, यही तो विकास है। तो ये सब शामिल होगा विकास में। तो सही उत्तर का उपयुक्त सभी, ये सब विकास का रूप है। आकार में परिवर्तन होना, अनुपात में परिवर्तन होना, पुराने जो आकार था या पुराना जिस प्रकार का रूप था उसमें बदलाव आ जाना, नया रूप दिखना, ये सब क्या है? ये सब का सब क्या है? विकास के रूप है। ये सब विकास के रूप है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, जैविक परिपक्वता सिद्धांत के अनुसार विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? जो जैविक परिपक्वता है, या आप कह सकते हो इसमें आप कह सकते हो कि बच्चे के माता पिता से जो गुण मिलते हैं, या जो जन्मजात होता है, पैदाइशी होता है, उस तरह के सिद्धांत के हिसाब से, उस तरह के थ्योरी से हिसाब से जो है विकास किस चीज से ज्यादा प्रभावित होता है? तो वो प्रभावित होता है अनुवांशिकता से। जी हाँ, अनुवांशिकता से। यानी माता पिता के जिस प्रकार से गुण रहेंगे वैसे बच्चों में आते हैं। अगर पिताजी की हाइट ज्यादा है तो, या दादाजी की हाइट ज्यादा है तो बच्चे की भी हाइट ज्यादा होगी, ऐसा है। या उनकी हाइट ज्यादा नहीं है तो बच्चे की भी हाइट मोस्ट प्रोबेबली, ज्यादातर संभावना कि उसकी हाइट भी कम ही होगी, ऐसा होता है। तो ये कुछ गुण ऐसे होते हैं जो आप कहां से मिल सकते हैं? पूर्वजों से, अनुवांशिकता से, है ना, क्रोमोसोम से, जेनेटिक्स से मिलते हैं, ठीक। अब देखिए विकास क्या होता है। भाई विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, याद रखिएगा। यानी इजी से कठिन की ओर जाता है। पहले सामान्य चीजें, जैसे बच्चा रोना सीखेगा सबसे पहले, फिर हंसना सीखेगा, फिर डरना भी सीखता है, बहुत सारी चीजें सीखने लगता है, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखने लगता है, ठीक है। तो सामान्य चीजें पहले सीखता है। जैसे पहले बच्चा रेंगना सीखेगा, फिर पैरों पे खड़ा होना सीखेगा, खड़ा होने के बाद चलना सीखेगा या दौड़ना सीखेगा? पहले बताओ। पहले तो भाई चलना ही सीखेगा ना, आसान काम है, सामान्य काम, फिर दौड़ना भी सीखने लग जाएगा, विशिष्ट काम। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है, ठीक है। इजी चीजों से कॉम्प्लेक्स चीजें डेवलप होती है, ऐसा है, इजी टू कॉम्प्लेक्स, सामान्य से विशिष्ट। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। जन्म के बाद सबसे पहले जो विकसित होता है वह क्या है? जन्म के बाद सबसे पहले बच्चे में किस चीज का विकास होता है? तो विकास हमेशा सर से धड़ की ओर होता है। यानी पहले इन चीजों का विकास होगा, सर का, है ना। तो सबसे पहले सर का, अब सर का विकास होगा तो उसमें मुंह का भी विकास होगा, गर्दन का भी विकास होगा, है ना। तो सबसे पहले इन तीनों का विकास होता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो जन्म के बाद सबसे पहले सर का विकास होता है, सर से ही धड़ की ओर विकास होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। बाल्यावस्था मानी गई है। अब बाल्यावस्था को माना गया है, पहले ही बता चुका हूं कि अलग अलग वैज्ञानिकों के हिसाब से अलग अलग काल होते हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था के, ठीक है। आमतौर पर क्या मानते हैं कि 0 से 2 वर्ष क्या है? शैशवावस्था, ठीक है। फिर आप देखोगे यहां पर 3 से लेके भाई यहां 12 तक या 11 तक जो मानी जाती है वो होती है भाई बाल्यावस्था। फिर यहां 12 के बाद से आप 13 कह लो, 18 वर्ष तक जो है वो होती है किशोरावस्था। कुछ इस प्रकार से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, आमतौर पर यही मानते हैं जनरल, वरना अलग अलग वैज्ञानिकों तो अलग दे रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ ऑप्शन से मैच करते हैं। भाई यहाँ पर कौन सा जो हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है? तो यहाँ पर आप देखोगे 2 से 12 वर्ष तक का, है ना, यही मैच कर रहा है, 2 से 12 वर्ष तक। क्लियर? जन्म से 18 वर्ष तो हो नहीं सकता, सब आ गया इसमें। जन्म से 5 वर्ष तक भी नहीं, क्योंकि शैशवावस्था होता है। जन्म से जो भी चीजें रहेंगी वो नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि भाई जन्म से तो शैशवावस्था है ना, जन्म से ही बाल्यावस्था आ जाएगी, तो शैशवावस्था कहाँ गया? गायब हो गया। तो ये ध्यान रखना आपको, जन्म से जो ऑप्शन दिए गलत है। 2 से 12 वर्ष तक को क्या बोलेंगे हम? बाल्यावस्था, क्योंकि 0 से 2 किशोरावस्था, 2 से 12 बाल्यावस्था, और फिर 12 के बाद से 18 तक क्या होता है? किशोरावस्था। क्लियर? चलो, तो ये हो गया हमारा बाल्यावस्था कब तक मानी गई है, ये जान लेना।
अगला देखिए, सोचने की क्षमताओं में परिपक्वता आती है। सोचने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसमें मैच्योरिटी, परिपक्वता कब आती है, एक्सपीरियंस कब आ जाता है, अनुभव कब हो जाता है, तो ये हो जाता है भाई पश्च बाल्यावस्था में, यानी बाद की जो बाल्यावस्था होती है। यानी शुरुआत की बाल्यावस्था क्या है, 3 से वो 5-6 साल जो होती है ना, शुरुआत की बाल्यावस्था होती है। और वो उसके बाद का जो होता है ना, लास्ट वाला 10 साल, 11 साल, 9 साल, 8 साल, ये जो होती है पश्च बाल्यावस्था होती है, बाद की बाल्यावस्था पूछा है ना। तो पश्च बाल्यावस्था में सोचने की क्षमताओं में मैच्योरिटी, परिपक्वता आ जाती है। आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे रिक्त स्थान की पूर्ति पर। रिक्त स्थान, खाली स्थान भरो वाला, ठीक है। पहला भाई, मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। बालक के प्राकृतिक विकास पर बल किसने दिया है? मॉन्टेसरी ने। बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है मॉन्टेसरी ने, याद रखिएगा, ठीक है। इनके नाम पर स्कूलें भी चलती है, मॉन्टेसरी पद्धति। 1 वर्ष की आयु तक बालक की लंबाई जो होनी चाहिए कम से कम 27 इंच, याद रखिएगा। 1 साल के बच्चे की जो हाइट होनी चाहिए, लंबाई बोलेंगे आप, लंबाई वो होनी चाहिए 27 इंच की हो जानी चाहिए, यानी 2 फीट से ज्यादा ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। अगला देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेषण किस भाषा होना चाहिए? मातृभाषा में, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में बच्चा नया नया स्कूल में आना है और उसको आप इंग्लिश में बात करोगे, उससे आप फॉरेन फ्रेंच लैंग्वेज में बात करोगे, बच्चा कहां सीखेगा? वो अपनी मातृभाषा में सीखेगा पहले, क्योंकि प्राथमिक समय बच्चा जब आता है तो सीधा घर से निकल कर आता है, घर से मोहल्ले से, और घर और मोहल्ले में वही भाषा बोली जाती है, मातृभाषा, है ना। तो प्राथमिक कक्षा में जो संप्रेषण होना चाहिए वो मातृभाषा में ही होना चाहिए। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। फिर देखिए भाई, किस अवस्था को शाला पूर्व समय अवस्था कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। जी हाँ, वैसे भी चैप्टर का नाम ही है पूर्व बाल्यावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था को शाला पूर्व समय अवस्था भी कहा जाता है। शाला पूर्व अवस्था किसको बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व मतलब पहले, और शाला पहले, शाला के पूर्व अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था। फिर किसको शाला जाने की अवस्था बोलते हैं? पश्च बाल्यावस्था को। जी हाँ, पश्च बाल्यावस्था को, यानी कि 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल तो नहीं आता, जब छठी में होते हैं, 5वीं 6वीं, है ना, तो जो पश्च बाल्यावस्था होगी भाई, उसमें शाला जाने की अवस्था भी कहते हैं इसको, ठीक है। ऐसे आजकल तो बच्चे किंडरगार्टन जाने लग गए हैं, आप देखोगे 3-4 साल में भी जाने लग गए हैं, 3 साल में ही जाने लगते हैं, किंडरगार्टन जाते हैं, आंगनवाड़ी जाते हैं, नर्सरी के जीवन KG2, UKG, LKG, क्या क्या नाम, बच्चों को बड़ा जल्दी स्कूल में भर दिया जाता है। नहीं, पहले के जमाने में आप देखोगे बच्चा जब तक 6-7 साल का ना हो जाए, 8-8 साल का हो जाए, तब तक स्कूल भेजते नहीं थे। थोड़ा बहुत जो पढ़ना होता था घर पर के लिए लोग पढ़ा देते थे, यानी बच्चों का एडमिशन पहले थोड़ा लेट होता था, अब जल्दी होने लग गया है, जिससे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ भी ज्यादा बढ़ गया है। ये भी थोड़ा देखने में आया है एक, ठीक है। तो विकास के मुख्य रूप से कितने भाई कारक हैं? अनुवांशिक कारकता और वातावरण कारक है। 2 कारक जो है विकास को प्रभावित करने वाले, 2 चीजें, 2 फैक्टर, 2 कारक जो हैं वो है, एक अनुवांशिकता और दूसरा क्या है भाई? वातावरण। ध्यान रखना, अनुवांशिकता और वातावरण विकास को प्रभावित करने वाले 2 सबसे प्रमुख कारक है। अगला, उपलब्धि परीक्षण ज्ञान का माप है। उपलब्धि परीक्षण क्या है? ज्ञान का माप। किसी ने कितना ज्ञान लिया कि नहीं लिया, कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे उसने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है ना। तो वो उपलब्धि परीक्षण ही क्या है? ज्ञान का माप है। ज्ञान कैसे नापा जाएगा भाई? उपलब्धि से, ठीक है। आत्मसम्मान की भावना भाई कौन से अवस्था में आती है? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, कोई कुछ बोले तो बुरा लगने लग जाता है, ईगो पर हट हो जाता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आत्मसम्मान की भावना जो है किशोर अवस्था में आ जाती है बच्चों के अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट। अवधारणा का विकास से मुख्य रूप से किस चीज का हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणा का जो विकास है मुख्यतः मेनली वो क्या है? बौद्धिक विकास का ही हिस्सा होता है। तो जो अवधारणा होती है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर पर। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? विलियम जेम्स। जी हाँ, शिक्षा में प्रयोजनवाद की जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी किसी ने दी तो वो था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, याद रखिएगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा, प्रयोजनवाद की आइडियोलॉजी, थ्योरी जो किसी ने दी तो वो विलियम जेम्स ने दी शिक्षा में, एजुकेशन में। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए? हर्बर्ट ने। याद रखिएगा, किस विद्वान ने? हर्बर्ट ने। हर्बर्ट जी ने बताए हैं सीखने के कुल 5 चरण बतलाए हैं उन्होंने। अभी डिटेल में इसके उत्तर कौन से 5 चरण है, क्या क्या होते हैं, पूछता है परीक्षा में। इसके आंसर्स आपको हमारे नोट्स में, कोर्स में मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? कौन सी अवस्था में बच्चे अपने साथ के ग्रुप के, गैंग के मेंबर बन जाते हैं, ग्रुप में गैंग बनाकर रहना पसंद करते हैं, दोस्ती वगैरह? तो ये होती है किशोर अवस्था। बहुत सी ऐसी चीजें ना किशोर अवस्था में ही होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, किशोर अवस्था में ही। ठीक। अगला, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक। भाई सबको पता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का थ्योरी एक ही व्यक्ति ने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, ये ध्यान रखिएगा। और इनके ऑप्शन में जो इनके बाद नाम आता है, थॉर्नडाइक का नाम आता है ना, थॉर्नडाइक का नाम आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे,
जीन पियाजे का ही नाम आता है, और इनके बाद किसी ने दिया थोड़ा बहुत तो थॉर्नडाइक ने दिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक कोशिका शिशु रूप में कितने समय विकसित हो जाती है, यानी जो सेल कोशिका होता है वह भाई कितने समय में शिशु के रूप में आ जाती है, तो 9 महीने में। बच्चों को भाई जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं ना, उसे पूरी तरह से परिपक्व होकर जन्म लेने में, डिलीवरी होने में, है ना, तो गर्भावस्था से लेकर तो 9 महीने में आ जाते हैं, ठीक, क्लियर। 280 दिन के आसपास ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह, यानी जब शिक्षा का अधिकार का नियम आया था, आरटी एक्ट 2009 में आया था, शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए, सब छात्रों को, तो टीचर कितने घंटे पढ़ाएगा एक सप्ताह में, ये डिसाइड किया गया था, तो था 45 घंटे, जी हाँ 45 घंटे डिसाइड किया गया था। और 6 दिन के हिसाब से देख लिया जाए तो 45 को अगर 6 से आप डिवाइड करो कितना आता है भाई, डिवाइड करके देखो, 6 6 36, 6 5 36 इज 36, और 6 7 42, 6 7 42, यानी कि 6.5 घंटे आता है ना, 6.5 आवर्स आता है, यानी 7.5 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा किसी टीचर को, है ना, हफ्ते में अगर वो 6 दिन काम करता है तो, क्लियर। तो इस प्रकार से सरकार ने 45 घंटे डिसाइड कर दिया था एक हफ्ते में। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है, पर्सनल कारक कौन सा है, परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाले 2 सबसे मेन कारक क्या है, अनुवांशिकता और वातावरण, अभी हमने पढ़ा था। और पर्सनल कारक में पूछा जाए, व्यक्तिगत कारक कौन से बोले जाए, तो वो है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, और आयु यानी कि एज, उम्र, ठीक है। तो परिपक्वता एवं आयु ये विकास पर या फिर अधिगम पर, सीखने पर व्यक्तिगत प्रभाव डालते हैं, जबकि ऐसे नॉर्मल प्रभाव की बात करें तो उसमें भाई अनुवांशिकता आएगा, है ना, अनुवांशिकता बहुत प्रभाव डालता है और वातावरण बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगला, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है, शिक्षकों का, जी हाँ। शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हल करने का जो दायित्व जाता है किसका, शिक्षक का होता है। एक टीचर का दायित्व होता है कि वही शिक्षण संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अगला देखिए लास्ट भाई 9वां नंबर, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए, खेल विधि। भाई पूर्व प्राथमिक विद्यालय में, प्री प्राइमरी में हर चीज सिखाने की मेथड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, खेल विधि, है ना, स्पोर्ट्स मेथड से, है ना, गेम्स मेथड से, यानी खेलने वाले तरीकों से, खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए किस अवस्था में, प्री प्राइमरी यानी पूर्व प्राथमिक विद्यालय में, पूर्व प्राथमिक क्लासेस में, है ना। बच्चा जब इन क्लासेस में रहे, पूर्व प्राथमिक में, प्री प्राइमरी में, जैसे नर्सरी, KG 1 KG 2 LKG UKG, इन अवस्थाओं में बच्चे को हमेशा खेल विधि से ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को खेल बड़ा पसंद है और उससे सिखाओगे बच्चे सीख जाएंगे फट से, क्लियर। चलो, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पूर्व बाल्यावस्था परिचय एवं शिक्षा का इकाई 2 के सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। अब मैं बताना चाहूंगा हमारे डीएलएड के संपूर्ण कोर्स के बारे में। ये पूरा कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें आपको भाई नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, इसको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, गेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ब्लूप्रिंट मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, एमसीक्यूज की पीडीएफ मिलेगी। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में डीएलएड के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आए थे वो सब कुछ मिलेगा। इतना सब कुछ आपको मिलता है मात्र एक कोर्स के अंदर। शॉर्ट नोट्स में भी मिलते हैं, डिटेल नोट्स भी मिलते हैं, लॉन्ग नोट्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है भाई। हैंड रिटन भी इसमें मिलते हैं, प्रिंटेड भी मिलते हैं, सब कुछ आपको मिलता है एक कोर्स में मात्र। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें वहां से और आप कोर्स परचेस कर सकते हैं बिना किसी कूपन कोड के, क्योंकि अभी चल रहा है 30% का ऑफ। जी हां, ऑफर चल रहा है सीमित समय के लिए, सिर्फ शुरुआती स्टूडेंट्स के लिए। तो याद रखिएगा 30% ऑफ मिलेगा बिना कूपन कोड डाले। फट से कोर्स परचेस कर लो, 30% की छूट चल रही है। पिछले साल 13,000 से ज्यादा छात्रों ने 90+% स्कोर किया था सिर्फ इसी कोर्स की मदद से। तो आप भी इस साल स्कोर कर सकते हैं। डीएलएड की सारी चिंता खत्म, कोई किताब कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस एक कोर्स और आपका डीएलएड का 100% सफलता की गारंटी। अन्य वीडियोस के लिए, अन्य सब्जेक्ट के एमसीक्यूज, वीडियो लेक्चर ये सब देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें, क्योंकि बाकी के वीडियोस, एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एग्जाम फॉर्म से संबंधित, एडमिट कार्ड से संबंधित, ये सब कुछ आपको तभी मिलेगा। सबसे पहले मैं वीडियो बनाकर दिखा दूंगा, बता दूंगा जानकारी। ये वीडियो तब तक आप तक तभी पहुंचेगी जब सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखोगे, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।